भारत सहित विश्व में एक बीमारी कॉमन है, वो है प्रोस्टेट का बढ़ना। लेकिन ये बीमारी जरूर कॉमन हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये परेशानी का कारण भी बन सकती है। ऐसे में समय पर इसकी पहचान, इसका उपचार और निदान करना जरूरी है। यही नहीं, इस बीमारी के बाद कैसे आप अपनी दिनचर्या को रखें, यह भी जानना बेहद जरूरी है। द हीलर के कार्यक्रम में आज इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन नेगी जी, सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, मंगलम मेडिसिटी हॉस्पिटल जयपुर के। राजस्थान के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 25,000 से अधिक सफल सर्जरियों का कीर्तिमान बनाया है। आज चौक मीडिया में है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये बीमारी जितनी कॉमन मानी जाती है, उतना ही इसका उपचार जरूरी है सामान्य जीवन जीने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रोस्टेट है क्या, इस रोग की पहचान कैसे की जाए और क्या इसे रोग माना जाए, क्योंकि है तो शरीर का एक अंग ही। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बहुत से लोगों को ये धारणा है कि वो आके हमसे कहते हैं कि मुझे प्रोस्टेट हो गया है जी, जबकि प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट शरीर का एक अभिन्न अंग है। ये पुरुष प्रजनन प्रणाली की जो है एक हिस्सा है। प्रोस्टेट जो है वो वीर्य में जो लिक्विड होता है वह बनाता है। 75% तक लिक्विड जो है वीर्य में बनाता है और इसमें जो है शुक्राणुओं को बचाने की लिए ये लिक्विड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जी। यह जो ग्रंथि है ये पेशाब की थैली के नीचे और मलद्वार के आगे होती है और पेशाब का रास्ता इसके अंदर से होता हुआ गुजरता है। तो पेशाब और वीर्य इसके अंदर से होते हुए निकलते हैं और यह जो है नॉर्मली जो है एक अखरोट के आकार की होती है और 15 से 20 सीसी या 15-20 ग्राम की होती है जी। जो रोग की बात की जाए तो ज़्यादातर रोग इसमें, क्योंकि प्रोस्टेट उम्र के साथ बढ़ता है, इसलिए इसमें जो है बढ़ने के साथ पेशाब का रास्ता बिछने लगता है और वो पेशाब की दिक्कतें आने लगती हैं और ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास पेशाब संबंधित परेशानियों के लिए आते हैं। जी। इससे जुड़ी कई आम बीमारियां हो जाती है। हालांकि ये अंग है, लेकिन जब ये बाधित होता है और सीधे तौर पर ये मूत्र विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा करता है, तो वो पूरे शरीर के आंतरिक अंगों पर या अन्य बीमारियों पर भी क्या ये असर डालता है? हाँ, इसमें काफ़ी कुछ कॉमन बीमारियां हैं। अगर हम इनको देखें तो मेनली 3 बीमारी हम इसमें देखी जा सकती हैं। जैसे प्रोस्टेटाइटिस, पहला प्रोस्टेटाइटिस है जिसमें प्रोस्टेट की ग्रंथि में सूजन, इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। यह काफ़ी कॉमन बीमारी है। 10 में से 1 पुरुषों को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी प्रोस्टेटाइटिस हुआ होता है और ये 40 की उम्र के नीचे काफ़ी कॉमन है। और यंग एज में जो है यंगर मेल्स में जो जवान पुरुष होते हैं उनमें प्रोस्टेटाइटिस ज़्यादा कॉमन है बजाय की दूसरी बीमारियों के। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 45-50 वर्ष के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ बढ़ने लगता है और इसमें बीमारी हो सकती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसे हम सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं या प्रोस्टेट अतिवृद्धि कहते हैं। जो 15 से 20 ग्राम की ग्रंथि होती है वह बढ़कर साइज़ में बढ़ने लगती है और जैसे जैसे वह बढ़ती है तो पेशाब का रास्ता दबने लगता है और पेशाब में रुकावट आने लगती है, पेशाब करने में जो है परेशानियां होने लगती हैं जी। और तीसरी जो बीमारी जो है वह है प्रोस्टेट कैंसर। जी। ज़्यादातर पुरुषों को यही डर रहता है कि हमें कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो गया है। यह बीमारी काफ़ी कॉमन है भारतवर्ष में। लंग कैंसर, ओरल कैंसर्स के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन है जी। और यह उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। बट ये बहुत ही इंडोलेंट, मतलब बहुत ही बिनाइन टाइप की प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा तेज़ी से प्रॉब्लम नहीं होती है, परंतु हमारे को इसको पहचानना बहुत आवश्यक है जी। तो यह 3 बीमारियां मुख्य बीमारियां हैं जो प्रोस्टेट से संबंधित हैं। नितिन जी, जब भी रोग की बात होती है, बीमारी की बात होती है, तो साथ में एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि कितना इसमें रिस्क है। आदमी इलाज के लिए तभी जाता है अगर उसे लगे कि यार कॉमन है। जैसे
सामान्य तौर पर बुखार होना सामान्य समस्या है, लोग अक्सर आसपास इलाज करा लेते हैं, लेकिन उसी में दिमागी बुखार है या ये चीज़ें हैं तो वो दिमागी बुखार होते रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। इसी तरीके से प्रोस्टेट जनित जो बीमारियां हैं उनमें रिस्क फैक्टर किस तरीके से आप आंकते हैं ताकि मरीज सीधे तौर पर जब उसे पहचान हो रोग की तो वो चिकित्सक के पास पहुंचे? रिस्क फैक्टर्स, अगर हम प्रोस्टेट की बीमारियों संबंधित रिस्क फैक्टर देखें तो बढ़ती हुई उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जी। क्योंकि उम्र के साथ जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, और ये जो प्रोस्टेट की जितनी भी बीमारियां हैं, बीपीएच या प्रोस्टेट कैंसर, ये है बढ़ती उम्र की बीमारियां हैं। जवान लोगों को होने वाली बीमारी नहीं है, 45-50 की उम्र के बाद ही ये बीमारियां होती हैं, और कैंसर जो है 60 वर्ष की बाद में ही कॉमन है जी। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक, आनुवंशिक जी। यदि किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर पहले हुआ है और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उनके भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्द से जल्द आके अपनी जो है स्क्रीनिंग करवाएं, जांच करवाएं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। कौन कौन सी जांच होती है वो भी संभवतः दर्शकों को बताएं ताकि वो आपसे उपचार लेने आ रहे हो या कहीं और से करा रहे हैं तो वो जांचें उनकी नॉलेज में भी रहे कि ये जांचें कराकर मैं इसकी जो प्रोस्टेट जनित बीमारियां हैं उनके बारे में पहचान कर सकें। प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियों के लिए सबसे पहले तो जो है मरीज़ को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए जी। और जब वे वहाँ जाते हैं तो यूरोलॉजिस्ट मरीज़ का पूरा लक्षणों का पूरा एनालिसिस करते हैं और एक प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर होता है जिसमें कि वह देखते हैं कि मरीज़ को क्या क्या परेशानियां हैं, कितनी सीवियरिटी है उस बीमारी की, और इसके अलावा वह कुछ टेस्ट कराते हैं। पहला तो है शारीरिक टेस्ट करना, मतलब मरीज को, क्योंकि प्रोस्टेट एक आंतरिक अंग है, बाहर से उसका एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है मरीज को शारीरिक परीक्षण किया जाता है जिसमें मलद्वार द्वारा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा जो है प्रोस्टेट का जो है असेसमेंट किया जाता है, उसकी हार्डनेस का वगैरह का असेसमेंट किया जाता है जी। और उसके अलावा जो टेस्ट हैं जैसे पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है जी। यह एक प्रोटीन है जो कि टेस्ट किया जाता है ब्लड में, और यदि यह बढ़ा हुआ है तो इसमें संभावना हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर की। हालांकि और बीमारियों में भी पीएसए बढ़ा हुआ होता है, परंतु वह एक तरीके से यह है कि सूचक है कि हमारे को कोई बीमारी हो सकती है और हम आगे इसका फर्दर असेसमेंट करवाएं जी। और उसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जैसे सोनोग्राफी, पेशाब की थैली की और प्रोस्टेट की सोनोग्राफी, जिसमें पेशाब कितना बच जाता है पेशाब करने के बाद यह देखा जाता है, प्रोस्टेट का साइज़ नापा जाता है, तो यह कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा एक पेशाब की धार का टेस्ट चेक किया जाता है, यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें मशीन के ऊपर जब पेशाब करता है मरीज़ तो एक चार्ट निकल के आ जाता है, एक ग्राफ निकल के आता है जिसमें पेशाब की धार का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि पेशाब की धार कमज़ोर है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका असेसमेंट किया जाता है। तो यह, और इसके अलावा एक यूरिन टेस्ट होता है, रूटीन एग्जामिनेशन, जो कि हम कर सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन वगैरह का असेसमेंट किया जा सकता है जी। तो यह एक कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो कि प्रोस्टेट संबंधित बीमारियों के लिए किए जाते हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि हमने प्रोस्टेटाइटिस के बारे में डिस्कस किया जिसमें कि सूजन हो जाती है प्रोस्टेट में। उसमें अगर इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो रही है, जो कि अमूमन 10% केसेस में ऐसा होता है, तो उसमें जो है कल्चर कराया जाता है और उसके आधार पे, कल्चर के आधार पे दवाइयाँ भी दी जाती हैं जी। तो यह बेसिकली प्रोस्टेटाइटिस तो मेडिसिन द्वारा ठीक किया जा सकता है जी। और उसके अलावा बीपीएच जो है, प्रोस्टेट जो अतिवृद्धि है जी, इसके बारे में हम यूरोफ्लोमेट्री, सोनोग्राफी और जो असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट और सिम्टम असेसमेंट के आधार पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। और तीसरा, प्रोस्टेट कैंसर में हम पीएसए और एमआरआई या सीटी स्कैन के आधार पर हम जो है प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग को निर्धारित करते हैं जी। सर, इसी के साथ ये जानना भी ज़रूरी है मरीज़ के लिए कि आम लक्षण क्या है, उसे कैसे पता लगे कि हाँ उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। हालांकि ये नित्य प्रक्रिया है कि
यूरिन के लिए जाना है, तो एक कॉमन चीज़ तो ये हो गई कि उसमें बाधा आ रही हो तो वो चेक करेगा। इसके अलावा कैसे पता लगता है कि ये अब प्रोटेस्ट उनके लिए, उनके शरीर के लिए हानिकारक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है? ज़्यादातर मरीज़ों को पेशाब संबंधित लक्षण होते हैं, जैसा हमने इन 3 बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जी। तो यदि प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, जो कि प्रोस्टेट की सूजन है, उसमें देखा जाए तो मरीज़ को पेशाब में जलन होती है, पेशाब की धार कम आना, बार बार पेशाब जाना, तुरंत पेशाब की इच्छा होना, और उसके अलावा थोड़ा पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ में बुखार भी आ सकता है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो जी। और जहाँ तक बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों की सवाल है तो ज़्यादातर लक्षण कॉमन होते हैं, क्योंकि यह बीमारियां जो हैं प्रोस्टेट की अतिवृद्धि से, मतलब बढ़ने से होती है। तो जो पेशाब का रास्ता दबने लगता है, ग्रेजुअली दबता है, तो इसकी वजह से मरीज़ को पेशाब संबंधित लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब की धार कमज़ोर होना। जवानी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एज बढ़ने के साथ साथ पेशाब की धार कम होने लगती है, और इसके बाद पेशाब की धार एक धार में नहीं आना, रुकना चालू होना, या पेशाब की करने के लिए ज़ोर लगाना जी। और पेशाब करने के बावजूद भी पेशाब पूरा नहीं उतरा ऐसा महसूस होना, या पेशाब करने के बाद कुछ बूंदें पेशाब की धीरे धीरे गिरना जी। और इसके अलावा पेशाब की तीव्र इच्छा होना, रोक नहीं पाना, और रात्रि में पेशाब कई बार जाना। नॉर्मली हम 2 से कम बार जाते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार अगर पेशाब रात में आ रहा है, मतलब नींद से उठ के हम 2 बार से ज़्यादा पेशाब के लिए जा रहे हैं, तो वह एक चिंता का विषय है और प्रोस्टेट संबंधित रोग का एक सूचक है। तो प्रोस्टेट कैंसर में भी इसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे प्रोस्टेट अतिवृद्धि में होते हैं, परंतु अगर प्रोस्टेट कैंसर बढ़ गया है, अगर हायर स्टेज में चला गया है, तो क्योंकि ये कैंसर और जगहों पे फैल सकता है, तो रीढ़ की हड्डी वगैरह में दर्द होना और बाकी अंगों में दर्द होना, ये सब भी प्रॉब्लम हो सकती है, थकान वगैरह होना, कमज़ोरी होना। जी। हमने लक्षणों की बात की, टेस्ट की बात की, अब उपचार की बात करते हैं सर। इसके निदान के लिए प्रोसेस क्या है कि व्यक्ति एक तो अस्पताल का चयन कैसे करे, क्योंकि जहाँ उसका उपचार होना है वो ज़रूरी है, और साथ ही जिस प्रक्रिया में वो जा रहा है उसमें क्या दवाई से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन की तरफ उसे बढ़ना पड़ता है, और ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा ऑपरेशन के नाम से ही, हालांकि अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है और इवन राजस्थान मेडिकल हब बन रहा है, मेडिसिटी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, और तकनीक और सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद तो बीमारी है, और एक भय का, डर का माहौल हमेशा हर बीमारी में रहता है। इसमें कैसे आप देखते हैं? बेसिकली ये जो बीमारियां हैं इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। यदि हम प्रोस्टेटाइटिस की बात करें तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों द्वारा संभव है। मरीज़ को एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं 2 से 4 हफ्ते। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स लेने होते हैं, बुखार होता है तो पैरास्टामोल वगैरह लेना होता है। तो ये इन चीज़ों से ये पूरी तरह से क्योरेबल है। प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जो दवाइयों द्वारा क्योरेबल है। हालांकि यह बार बार हो सकता है, परंतु इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। मरीज़ को जब भी पेशाब संबंधित लक्षण हो तो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होता है, और वह ये निर्धारित करते हैं कि बीमारी का निदान क्या है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि विभिन्न तरह के टेस्ट होते हैं, और वह मरीज़ के सिम्टम्स के आधार पर टेस्ट कराते हैं और डिसाइड करते हैं कि मरीज़ को क्या बीमारी है। जी। तो प्रोस्टेटाइटिस का इलाज तो मेडिसिन द्वारा संभव है। इसके अलावा जैसे बीपीएच की जो हम बात करते हैं, तो बीपीएच में अधिकांश मरीजों का इलाज तो दवाई से संभव है, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले ग्रेडिंग करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम स्कोर क्या है। माइल्ड स्कोर जो होता है जिसमें मरीज़ को ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसमें मरीज़ को बिना दवाइयों के भी ठीक किया जा सकता है। वह अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकता है, जैसे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा सकता है, और उसके अलावा जो है पानी पीने का जो उसका फ्लूइड है उसको किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन करना, और बाकी चीज़ों के जैसे चाय, कॉफ़ी, कोला वगैरह, अल्कोहल वगैरह को कम करना, इन चीज़ों से वह काफ़ी हद तक इन लक्षणों से आराम पा सकता है। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स में हम दवाई चालू करते हैं और हम देखते हैं कि मरीज़ के प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, सिम्टम कितने सीवियर हैं। तो आजकल बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ उपलब्ध हैं
किसी ज़माने में ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज था, लेकिन अब दवाइयों के आधार दवाइयाँ आने से काफ़ी हद तक बीमारियां जो हैं दवाइयों से ठीक हो सकती हैं। दवाइयों की ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और यह जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ होती हैं उसी प्रकार से रेगुलर तौर पर मरीज इसको ले सकता है। ज़्यादा दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती है, रात में एक कैप्सूल लेना होता है और उसके लेने से मरीज को काफ़ी आराम आ जाता है। लेकिन ऑपरेशन कराना पड़े तो ऑपरेशन क्या कोई रिस्क फैक्टर है? ऑपरेशन रिस्क कुछ होता है कंडीशंस में कराना पड़ता है। जी जी। जैसे कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं, जैसे यदि प्रोस्टेट की बीमारी से बार बार पेशाब में खून आ रहा है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या मरीज़ का पेशाब बार बंद हो जाता है आना, रिटेंशन जिसे कहते हैं हम, मरीज़ को पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता, और एक बार इसी के बीच में एक छोटा सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया पेशाब आना बंद हो जाता है, मरीज घबरा जाता है, परिजन भी घबरा जाते हैं, पेट फूल जाता है, उसका भी एक छोटा सा आप पॉइंट इसी के साथ बताइएगा, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जान सकें कि एकदम से बंद होने के बाद वो अस्पताल तक पहुंचने का समय ज़्यादा रहता है लेकिन घबराहट बढ़ जाती है, तो उस दौरान भी क्या छोटा सा उपचार वो करते हुए मरीज को ला सकते हैं? उस दौरान मरीज़ पहली बात तो यह है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचें, इमरजेंसी में पहुँचें जी। और इसमें मरीज़ को अगर यूरिन नहीं आ रहा है, पेशाब नहीं आ रहा है, तो हमें कैथेटर लगाना पड़ता है, नली लगानी पड़ती है, मूत्र मार्ग के रास्ते से पेशाब की थैली तक एक नली लगानी पड़ती है। तो अगर यदि मरीज़ को पहुँचने में समय लग रहा है तो वह थोड़ा सा अपना पानी का सेवन थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा पानी नहीं लें। ऐसे में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे गाँव में या कस्बों में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आरएमपी वगैरह से या किसी मेडिकल शॉप से वो पेशाब ज़्यादा बनने की दवाई लेसिक्स वगैरह ले लेते हैं, तो मरीज़ को पेशाब तो उतर नहीं रहा है और वो और इस तरह की दवाई लेने से पेशाब और बन जाता है और बढ़ जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जी। तो वह इस प्रक्रिया को ना करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचने का प्रयास करें जल्द से जल्द जहां पर कि उनको सेफली कैथेटर लगाया जा सके। जी जी। तो हम बात कर रहे थे मेन थिंग्स की कि जब ऑपरेशन आदमी का होता है, बढ़े हुए प्रोस्टेट का, या उस सिचुएशन में होता है, तो इस रिस्क फैक्टर के बाद क्या ध्यान रखा जाए? ऑपरेशन हो गया है, वापस आप कह रहे हैं कि इसमें बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ ऐसे ध्यान रखा जाए जिसके लगातार ये समस्या सामने आ रही है तो वो थोड़ा कम हो सके। नॉर्मली अमूमन क्या होता है कि जब प्रोस्टेट के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जैसे बीपीएच ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच दोनों में यदि अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो वह दो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हैं। प्रोस्टेट बढ़ना अतिवृद्धि जो बीपीएच है उसमें नॉर्मली जो है आजकल बहुत ही आधुनिकतम तकनीक द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा। आजकल लेज़र से ऑपरेशन किया जा सकता है। मरीज़ को बिना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स के ऑपरेशन होने के बाद वह नेक्स्ट डे घर जा सकता है जी। अधिक ब्लीडिंग नहीं होती है, और जब हम कैथेटर निकालते हैं तो मरीज़ को अच्छे से पेशाब आ जाता है जी। तो नॉर्मली तो इन सब उपचार से मरीज़ को आराम आ जाता है। आजकल कुछ आधुनिकतम उपचार भी आ रहे हैं जिनमें स्टीम द्वारा प्रोस्टेट का इलाज किया जा सकता है। तो यह सब नई प्रणालियाँ इंडिया में, भारत में अभी आना चालू हो रही हैं, और क्योंकि यह बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव, बिना चीरा बिना काटे हम ऑपरेशन करते हैं, तो यह ऑपरेशन मरीज़ के लिए बहुत ही सरल है और आराम से करवा के जा सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को दवाइयों से आराम आ जाता है जी। और प्रोस्टेट कैंसर के जो ऑपरेशन है वह अलग तरह के हैं, जिसमें कि लेप्रोस्कोपी या रोबोट द्वारा जो है पूरा प्रोस्टेट निकाला जाता है, रोबोटिक या रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की जाती है, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की जाती है जी। तो उसका भी काफ़ी अच्छा उपचार है, और इसके अलावा अन्य दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर का बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है और ऐसे मरीज़ बहुत लंबी आयु जी सकते हैं। सर 40 वर्ष के बाद भी एक सेक्सुअल लाइफ व्यक्ति की होती है, प्रोस्टेट बढ़ने के बाद बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं।
आजकल उम्र का कोई वो नहीं है कि उम्र के आधार पे हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में अनुमान लगा सकें। जी। काफ़ी हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो 70-75 साल में भी सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होते हैं। जी। कुछ दवाइयाँ प्रोस्टेट की ऐसी होती हैं जिनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि वीर्य बाहर ना आना, परंतु अगर मरीज़ सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहता है तो हम ऑल्टरनेट दवाइयाँ देते हैं जिससे उनको आराम आ सकता है। जी। तो सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं मरीज़, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी से कनेक्टिंग एक सवाल और मेरा मन में प्रश्न आया कि जो आजकल शादियां भी 30-35 साल के बाद हो रही हैं, एक बड़ी उम्र के बाद माँ बाप बनने का, संतान सुख का अवसर मिल रहा है, तो मान लीजिए 40-45 वर्ष की आयु में उन्हें प्रोस्टेट हुआ, तो क्या संतानोत्पत्ति में कोई बाधा ऐसा नहीं है कि मतलब? नहीं, इसमें संतान उत्पत्ति में कोई ऐसी बाधा नहीं है। जी। सर, द हीलर शो में हम एक सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और मैं तो अक्सर, मेरी खुद की भी ऐसी, जब मैं या किसी परिजन को कहीं लेके गया, किसी डॉक्टर को देखा, तो कहते हैं धरती के भगवान हैं और बहुत सारे लोगों का मैं कह सकता हूँ कि एक भला होता है चिकित्सक के हाथों, नई जिंदगी मिलती है, उसके कष्ट को दूर होता है, लोग दुखी होते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो आपके जीवन से भी जुड़ी हुई क्या कोई ऐसी स्टोरी, जो वाकया जो आपको गुदगुदाता हो, अक्सर लगता हो कि हाँ मैं इस पेशे में आया हूँ, सफल हुआ है, कोई ऐसी कहानी? या हाँ, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ऑपरेशन तो हमारे फील्ड में काफ़ी कॉमन ऑपरेशन है। जी। जी। और इस ऑपरेशन के करने के बाद ऑलमोस्ट अधिकांश लोगों को आराम आ ही जाता है। जी। एक किस्सा ऐसा है जिसमें कि मेरे पास 85 वर्ष के एक मरीज़ थे कजोड़मल, वह आए। जी। जी। और उनकी यह कहानी थी कि उनको पेशाब बार बार बंद हो जाता था और वह अपने कस्बे में बार बार कैथेटर लगवाते, बार बार निकलवाते और बार बार उनको पेशाब रुक जाता। जी। जी। अब जैसा कि हम लोगों में आम जनता में धारणा है कि उम्र बढ़ गई है तो ऑपरेशन क्यों करवाना है, इस उम्र में ऑपरेशन सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें रिस्क रहेगा, अभी क्यों ऑपरेशन कराना है, दवाई से चलने दें या कैथेटर लगा रहने दें। तो इसी प्रकार से उनके बच्चे आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि अस्पताल में आकर कि सर ये तो बार बार हो जाता है, इस कैथेटर का कुछ आप कर दीजिए, बाकी दवाई दे दीजिए, और हम ऑपरेशन तो नहीं कराना चाहते। जी। परंतु कजोड़मल जी इतने परेशान हो चुके थे दवाइयाँ ले लेके और कैथेटर ले कर लगवा के कि उन्होंने कहा बेटा मेरा तो ऑपरेशन कर दो। जी। तो जब हमने देखा वो है ऑपरेशन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट भी थे, तो हमने जब उनका ऑपरेशन किया लेज़र पद्धति द्वारा, तो उनको अगले ही दिन जैसे हमने कैथेटर निकाला और जो जिस धार से पेशाब आया, तो मरीज़ ने कहा कि मैंने तो ऐसी धार 30 वर्ष की आयु में देखी थी, उसके बाद से ऐसा पेशाब कभी आया नहीं। जी। तो और उनके बच्चे भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि हाँ, उम्र के साथ भी ऑपरेशन कराया जा सकता है। जी, बिल्कुल नेगी जी। और आपकी इसी बात में एक तथ्य भी छुपा है कि अगर आपके बीमारी हो रही है तो उसके उपचार के लिए, निदान के लिए चिकित्सक के पास अवश्य जाएं, समाधान मिलेगा। आज द हीलर एक स्वास्थ्य परिचर्चा में हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन नेगी जी। थैंक यू सो मच सर। तो हमने बात की आपकी आम दिनचर्या से जुड़ी हुई। भारत की एक बड़ी आबादी में ज्यादातर लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन ये समस्या आपके आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई है, ऐसे में बताने से हिचकिचाते हैं। इस हिचकिचाहट को दूर कीजिए। अगर समस्या हो रही है प्रोस्टेट के बढ़े हुए होने की, तो चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि ये एक कैंसर का कारण भी हो सकता है जो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। ये बात मैं आपको डराने के लिए या आपके मन में भय पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बेहतर सेहत के लिए कह रहा हूं। तो द हीलर में हम तमाम राजस्थान और देश की बड़ी हस्तियों को बुलाते रहेंगे और बात करते रहेंगे आपके अपने स्वास्थ्य की, आपको आरोग्य रखने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।